तो सभी को नमस्कार। आज की क्लास में हम देखते हैं राजस्थान की कृषि है उसके बारे में। राजस्थान की कृषि का हमारा टॉपिक है बीए सेकेंड ईयर के अंदर मैं बात करूं तो ये आपका सेकंड पेपर में आता है। सेकंड पेपर जो है आपका राजस्थान की कृषि में ये प्रश्न है हमारे पास में। और एक बार हम लास्ट में जाकर के एक चर्चा भी कर लेंगे कि भी हमने आज तक जो है वो कितने टॉपिक किए हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। वैसे हमने क्या है राजस्थान के भौतिक प्रदेश किए हैं, उसके बाद में हमने राजस्थान की नदियां यानी कि अपवाह तंत्र को किया है, राजस्थान की जलवायु को कंप्लीट किया है, राजस्थान की जलवायु। उसके बाद में हमने क्या देखा था, राजस्थान में सिंचाई के बारे में देखा था, सिंचाई, वनस्पति देखा, वनस्पति और नहरों के बारे में, नहरें यानी कि परियोजनाओं के बारे में। ठीक है, राजस्थान की परियोजनाओं के बारे में हमने देखा, परियोजनाओं के बारे में। और फिर उसके बाद में जाकर के हमारे पास टॉपिक बनता है कौन सा, आज का टॉपिक आता है कौन, कृषि। और इसके बाद कुछ ज़्यादा टॉपिक नहीं रहे हैं, लगभग हमने 7-8 टॉपिक किए हैं, तो 7-8 टॉपिक ही लगभग हमारे पास रहे होंगे। आपका सेकंड पेपर का आधे से ज़्यादा जो है सिलेबस वो निकलता जा रहा है। ठीक है, ओके। और इन सबको पढ़ने से पहले आपको राजस्थान का सामान्य ज्ञान आना आवश्यक है अभी, सामान्य। इसलिए सामान्य ज्ञान के लिए आप पहले की बनी वीडियोस वगैरह देख लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है जनरल नॉलेज के नाम से। चलिए तो आज की क्लास में शुरुआत करते हैं राजस्थान की कृषि के बारे में। तो राजस्थान की कृषि में हम जो बातें देखने वाले हैं वो क्या क्या हमारे पास में, तो कृषि का महत्व है, भूमि उपयोग है, कृषि के प्रकार हैं, फसलों का वर्गीकरण है और फसलों में सर्वाधिक किसका उत्पादन होता है, कृषि की क्रांतियाँ, प्रमुख फसलें और कृषि जलवायु प्रदेश। हमें इन टॉपिकों पर चर्चा करनी है। तो इन टॉपिकों में सबसे पहले चर्चा में आता है कृषि का महत्व। तो कृषि का महत्व जो है वो प्रत्येक राज्य के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रत्येक अपना जो भारत है, भारत कृषि पर निर्भर है। भाई किस पर निर्भर रहता है, कृषि पर निर्भर देश है। इसी प्रकार से राजस्थान की भी जो आधे से अधिक जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर होती है। और ये कृषि जो होती है ये प्राथमिक व्यवसाय का क्षेत्र है, प्राथमिक व्यवसाय है। तो प्राथमिक व्यवसाय होने की वजह से जब जो भी राज्य कृषि करता है वह फिलहाल विकासशील देशों में, विकासशील राज्यों में गिना जाता है। किस में गिना जाता है, विकासशील, यानी कि उसकी अर्थव्यवस्था कैसी रहती है, विकासशील रहती है। और अगर हम द्वितीय या तृतीय क्रियाकलापों में चले जाएं, द्वितीय या फिर तृतीय व्यवसाय में चले जाते हैं, तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी हो जाती है, विकसित अर्थव्यवस्था हो जाती है। एक राज्य की बात करें और ऐसे ही देशों के अंदर भी होता है, वो देश विकसित देश हो जाते हैं। तो फिलहाल देखिएगा कि राजस्थान में प्राथमिक व्यवसाय के रूप में कृषि की जाती है। इसके अलावा पशुपालन किया जाता है, पशुपालन, यानी सर्वाधिक जनसंख्या जो हमारी है वो प्राथमिक कार्यों पर ही निर्भर करती है, प्राथमिक कार्यों पर भी। चलिए तो देखिए जरा भूमि उपयोग की बात करते हैं। तो सबसे अधिक भूमि जो है हमारी किस में आ रही है, तो देख सकते हैं आप 56% भूमि जो है वो कृषि के लिए, भी 56% भूमि जो है वो कृषि के लिए। हालांकि हम कृषि योग्य जो भूमि है, कृषि योग्य जो भूमि है वो इससे भी अधिक है। हमारे पास में कृषि योग्य भूमि में क्या क्या आ जाता है, तो चारागाह भूमि जो है ना ये भी कृषि भूमि में ही काउंट होती है। परंतु शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र जो है वो कितना है, 56.28% है, जो कि हमारे कुल भौगोलिक क्षेत्र का 190.11 लाख हेक्टेयर है। ये कितनी भूमि है, 190.11 लाख हेक्टेयर भूमि है। राजस्थान में कुल भूमि है कितनी, भी राजस्थान में कुल भूमि कितनी है, 342.72 लाख हेक्टेयर। हेक्टेयर के अंदर हम देखते हैं तो ये पूरा राजस्थान का क्षेत्रफल आता है। इस क्षेत्रफल में से 56% यानी कि 190.11 लाख हेक्टेयर जो भूमि है वो शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, जहाँ पर हम कृषि करते हैं। इसके अलावा कौन सी भूमि हमारे पास में आ जाती है, तो कृषि के अतिरिक्त भूमि कितनी है, 5.66% है। अन्य चालू या पड़ती भूमि जो होती है वो कितनी है, 6.23 है।
कृषि अयोग्य यानी कि ऊसर भूमि कितनी है, 7% ऊसर है। राजस्थान में बंजर भूमि कितनी है, तो 11% जो है वो बंजर भूमि है। इसके अलावा वन जो भूमि है, जिसके वानिकी की बात करते हैं, वन आवरण कितना है हमारे पास में, तो 8.08% है। और चारागाह भूमि कितनी है, 4.88 है। ये क्या होते हैं, स्थायी चारागाह होते हैं, स्थायी चारागाह यानी कि गोचर भूमि, यानी गायों के चरने के लिए, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, घास निकलती है, तो घास अगर वर्षा ऋतु में घास पैदा हो रही है, इसका मतलब ये हुआ ना कि वहाँ कृषि हो सकती है, वहाँ कृषि हो सकती है। परंतु इसीलिए कहते हैं, देखो कृषि योग्य भूमि तो हमारे पास अधिक है, परंतु शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है, 56.28%। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में कितनी भूमि पर कृषि की जा सकती है, तो हम कहेंगे 60%। कितनी कहेंगे भी, 60। 56 और 4 कितना हो गया, 60-61% हो गया है। परंतु शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है, वो रह जाएगा 56.28% हो जाएगा। चलिए अब कुछ इसके बारे में बात देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि शुद्ध बोया गया क्षेत्र हमारे पास में कितना है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है, 190.11 लाख हेक्टेयर है, जो कि 56.28% कहलाता है। इसके बाद आप देखेंगे कि रबी की फसल के लिए कितना बोया जाता है, रबी की फसल में कितनी भूमि पर पैदावार लेते हैं, किसे बोया जाता है, तो वो है 70 से 75 लाख हेक्टेयर, जो कि लगभग 30 से 33% बनता है। 30 से 33% भाग बनता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि हमने शुद्ध बोया गया क्षेत्र तो हमारे पास में 190 है, हम उस 190 में से कितने हिस्से पर रबी के समय बोते हैं, तो रबी के समय पर हम उसे बोते हैं 70 से 75 लाख हेक्टेयर बोते हैं। खरीफ में कितना बोया जाता है, तो खरीफ के अंदर जो बोया जाता है वो है 125 से 130 लाख हेक्टेयर भूमि है, जो कि रहेगी हमारी 65 से 70% भी, 65 से 70% जो भूमि है जो हमारे पास में शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, उसमें से 65% भाग को हम खरीफ के अंदर यूज़ करते हैं और उसी में से 70 से 75 भाग को हम रबी के समय यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर बात करते हैं तो देखिए ज़रा कि खरीफ या रबी के अंदर सबसे पहले तो हम देखते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक कृषि भूमि कहाँ पर है, कृषि भूमि कहाँ है, तो सबसे अधिक कहाँ मिलेगी आपको भी, नहीं, कृषि भूमि सबसे अधिक कृषि भूमि का जो क्षेत्रफल है वो बाड़मेर में है। सबसे अधिक कृषि भूमि का जो क्षेत्रफल है वो बाड़मेर के अंदर है, और सबसे कम कृषि भूमि का जो क्षेत्रफल है वो राजसमंद में है, राजसमंद में है। फिर देखिए जरा गोचर व चारागाह भूमि, गोचर व चारागाह भूमि की बात करें, सर्वाधिक गोचर व चारागाह भूमि कहाँ पर मिलेगी आपको, तो ये बाड़मेर में मिलेगी, बाड़मेर में। इसका मतलब क्या हुआ, तो देखिए जरा सबसे कम हमें गोचर व चारागाह भूमि कहाँ मिलेगी, श्री गंगानगर में। सर्वाधिक कृषि क्षेत्र कहाँ पर है, बाड़मेर में। बाड़मेर में बहुत बड़ा एरिया है जो कि कृषि योग्य है, परंतु वहाँ पर क्या होता है, अभी चारागाह होता है, यानी फसलें नहीं होती वहाँ पर। चारागाह होने की वजह से वहाँ पर हम कृषि योग्य तो कहेंगे, परंतु वहाँ पर कृषि फसलें नहीं होती हैं। इसलिए ये जो क्षेत्र है जहाँ पर गोचर सबसे कम है, इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर घास फूस नहीं उगाई जाती, वहाँ पर क्या उगाई जाती हैं, फसलें। तो इसका मतलब फसलों में सबसे अधिक कौन जाएगा, श्री गंगानगर जाएगा। फसलों में सबसे अधिक नंबर पे कौन जाएगा, गंगानगर जाएगा। यानी कि हम देखते हैं सिंचित भूमि का क्षेत्र भी, सर्वाधिक सिंचित भूमि कहाँ पर है, तो श्री गंगानगर की है भी, और दूसरे नंबर पर कौन आता है, हनुमानगढ़ आता है। दूसरे नंबर पर कौन आता है, हनुमानगढ़। जबकि सबसे कम की बात करें, कम सिंचित की बात करें
तो चूरू था अभी का सबसे कम सिंचित कौन था? चूरू। चूरू। और दूसरा था हमारे पास में जोधपुर। अब अगर ये सिंचित नहीं है तो फिर ये किस प्रकार के हैं? तो ये बरानी है। क्या है ये? बरानी। तो कृषि जो होती है एक बरानी कृषि होती है। बरानी मतलब शुष्क कृषि होती है जो कि बरसात पर डिपेंड करती है, जो सबसे बरसात पर डिपेंड करेगी उसे हम बरानी कृषि कहेंगे। तो ये हो गया हमारे पास में सर्वाधिक। इसके बाद में और प्रकार की यदि हम भूमि की बात करें, कृषि की बात करें या भूमि जो है हमारे पास में, तो सर्वाधिक बंजर भूमि वाला जिला कौन सा है? बंजर या फिर व्यर्थ भूमि वाला जो जिला है कौन सा है? अभी जैसलमेर है। सर्वाधिक बंजर व व्यर्थ भूमि वाला जो जिला है वो जैसलमेर है। सर्वाधिक परती भूमि, परती या पड़ती भूमि वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा है? जोधपुर है। ठीक है। अब ये क्या हुआ? परती या पड़ती भूमि क्या हुआ? जैसे आप देख पा रहे हैं जालोर का क्षेत्र है अपने, सिंचाई करें तो कुछ हो जाएगा, सिंचाई नहीं करें तो नहीं होगा। यानी यहाँ पे जो हमारे है वो मिट्टी और बजरी कंक्रीट मिक्स भूमि है। आगे यहाँ की भूमि कैसी है? पथरीली भूमि है। तो इसे हम बंजर भी नहीं कह सकते, क्योंकि बंजर वो होती है जहाँ कुछ उगता ही नहीं है। यहाँ उग सकता है, उग सकता है, तो इसीलिए हम इसको परती या पड़ती भूमि में रखते हैं। तो वह कहाँ पर है सबसे अधिक? जोधपुर के अंदर है। परती या पड़ती भूमि कहाँ पे मिलेगी अपने को? जोधपुर में मिलेगी। इसके बाद में देखिए सर्वाधिक लवणीय भूमि कहाँ पर है? लवणीय भूमि तो वो है पाली के अंदर। सर्वाधिक लवणीय भूमि कहाँ पर है? पाली जिले में है। इसके बाद में सर्वाधिक बीहड़ भूमि, बीहड़ ये तो देखा था हमने भी। बीहड़ भूमि कहाँ पर है? तो सवाई माधोपुर में है। सवाई माधोपुर में है। सर्वाधिक बीहड़ भूमि जो है हमारे पास में वो माधोपुर के अंदर है। यहाँ तक की बात हुई। पहले हमें भूमि के बारे में हमने देखा कि हमारे पास में कुल भूमि है कितनी और उसमें से शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है। तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र जो है वो 190 है। कुल भूमि कितनी है हमारे पास में? 342 लाख कहेंगे। 342 लाख हेक्टेयर है वो। ठीक है, अगर हम हेक्टेयर में कहेंगे तो। उसके बाद में देखिएगा तो शुद्ध बोया गया 190 हो गया, जिसमें से रबी के लिए यूज़ किया 70 से 75 लाख हेक्टेयर और खरीफ में यूज़ किया 125 से 130 लाख हेक्टेयर। अब यहाँ पर आप बाद में कहीं घर जाने के बाद में अगर आप यहाँ पे देखें आपको लगेगा कि भी 70 और 130 ये तो 200 लाख वर्ग 200 लाख हेक्टेयर हो गया। 70 और 130 यानी 130 हमने यहाँ यूज़ किया, 70 वहाँ यूज़ किया, तो ये तो कितना बन गया? 200 लाख। और इतनी भूमि तो है नहीं हमारे पास में शुद्ध। तो फिर आप कन्फ्यूजन में चले जाओगे कि सर ने ये क्या बता दिया हमें। तो ध्यान रहे भूमि हमारे पास में जो है ये कुल भूमि है हमारे पास में। इस कुल भूमि में से हमारे पास में ये है 190 भूमि है जो कि शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। उस 190 में से हमने इतना यूज़ किया खरीफ के अंदर और इतना यूज़ किया हमने रबी के अंदर, क्योंकि कई ऐसे क्षेत्र भी तो होंगे ना जहाँ खरीफ और रबी साल भर फसलें होती हैं। कई ऐसे भी तो क्षेत्र हैं जैसे श्रीगंगानगर है, हनुमानगढ़ है, ये वाले क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ साल भर होती है, यानी रबी के अंदर भी फसल बोई जाती है और खरीफ में भी फसल बोई जाती है। इसीलिए कुल मिलाकर आंकड़ा जो है ये आपको लग रहा होगा 200 से पार हो गया, परंतु ये 200 से पार नहीं हुआ। यानी खरीफ के अंदर भी श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ गिना गया और यहाँ पे भी गिना गया, तो इसीलिए आपको ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, ये कन्फ्यूज़न बाद में आपके जाकर दिमाग में हो जाएगी, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे अभी क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में हमने कृषि के बारे में देख लिया। अब देखिए कृषि जो गन्ना होती है, कृषि गन्ना ये कब की जाती है? प्रत्येक कभी 5 वर्ष में की जाती है। कितना? 5 वर्ष में की जाती है। वनस्पति गन्ना कब की जाती है? 2 वर्ष में की जाती है। ठीक है, अब कृषि गन्ना 5 वर्ष में और पशु गन्ना भी 5 वर्ष में होती है, जबकि जनगणना 10 वर्ष में होती है। और कृषि गन्ना का जो समय होता है वो होता है 1 जुलाई से लेकर के 1 जुलाई से 30 जून, यानी हम जिसे हम कहेंगे कृषि वर्ष कहेंगे। सामान्यतः हमारा वर्ष होता है वो जनवरी से दिसंबर होता है। ऐसे ही जो कहा जाता है जैसे स्कूल का जो टाइम होता है, जो स्कूल की गणना होती है वो कैसे होती है? वो भी होती है
1 जुलाई से लेकर के 30 जून तक गिना जाता है। जो सेशन होता है ना, सेशन जिसे अपन कहते हैं, वो सेशन कौन सा होता है? वो जुलाई से शुरू होता है और जून तक चलता है। एजुकेशन सेशन, या जो आप कह सकते हो उसको शिक्षा वर्ष, क्या कहेंगे अपन उसको? शिक्षा वर्ष। एक ऐसा ही होता है वित्त वर्ष होता है। वित्त वर्ष क्या टाइमिंग होती है वित्त वर्ष की? पढ़ा होगा आपने, बजट पढ़ते होंगे, पॉलिटिकल में पढ़ते होंगे। वित्त वर्ष, वित्त वर्ष कब शुरू होता है? अभी अप्रैल से शुरू होता है। 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक भी बोलते हैं ना, मार्च में एंडिंग है। अभी पैसों का लेन देन जो भी होता है वो 31 मार्च से पहले पहले उन्होंने पूरा करना होता है, क्योंकि वित्त वर्ष कौन सा होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। जबकि कृषि वर्ष होता है 1 जुलाई से 30 जून। और यही वर्ष होता है शैक्षिक वर्ष, जहाँ जिसे हम कह सकते हैं शिक्षा वर्ष। ठीक है, ये बात आपकी अलग से हो गई यहाँ पर, क्लियर है? यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब प्रथम जो कृषि गणना हुई थी, प्रथम कृषि गणना, प्रथम कृषि गणना, तो प्रथम कृषि गणना हुई थी 1970-71 के अंदर, 71 में हुई थी। और अगर हम वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में 11वीं कृषि गणना हो गई अभी, 11वीं कृषि गणना 2021-22 जो वर्तमान में हुई है वो 11वीं कृषि गणना है। और जबकि हमने वन की बात की थी, वन की कौन सी गणना थी भी? कौन सी थी? नहीं, 1987 में शुरू हुई थी, परंतु वर्तमान में कौन सी है? 2022 के अंदर जो आकर के हुई थी वो कौन सी थी भी? 17वीं थी। कौन सी थी भी? 17वीं वनस्पति गणना थी, वन रिपोर्ट थी। और ये कुछ जो है वो हमारे पास में 11वीं कृषि गणना है। और इसी अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो एक हमारे पास में जनगणना भी चल रही है, 2021 के अंदर जनगणना हुई है। वो कौन सी जनगणना है भी? वो कौन सी जनगणना हम उसे कहेंगे? क्योंकि हमारी पहली जो जनगणना हुई थी वो कब हुई थी? 1872 के अंदर, 1872। लेकिन उसके बाद में जो इसकी सही से काउंटिंग जिसमें देखी जाती है, सही से काउंटिंग जो देखी जाती है वो 1991 से बात करते हैं। 1991 नहीं, 1891 की बात है। 1891-81 की बात है, वहाँ से काउंटिंग करोगे आप 1891 से। और वर्तमान में अगर हम बात करें तो स्वतंत्र भारत की शुरू होगी 1951 से। तो आप 1951 वाली ही याद रख लो भी। 1951 में शुरू करेंगे तो बताओ, पहली 1951 में हुई, दूसरी 61 में, तीसरी 71 में, उसके बाद में चौथी 81, पाँचवीं 91, छठी 1 और 7वीं 2011 और 8वीं 2021 में। ठीक है, चलिए भी वापस आते हैं। अब इस आधार पर गणना के अंदर क्या किया जाता है? गणना में देखा जाता है कि कृषि जोतें कितनी हैं भी, औसत कृषि जोत कितनी है। कृषि जोत का मतलब होता है कि जैसे हम देखते हैं घनत्व, जैसे क्या देखा जाता है? घनत्व, कि 1 वर्ग किलोमीटर एरिया में कितने लोग निवास करते हैं, ये वहाँ का घनत्व होता है। अब ऐसे ही देखा जाएगा कि एक व्यक्ति को कितनी कृषि भूमि आती है। एक व्यक्ति को यदि हम कृषि भूमि बांट दें तो एक व्यक्ति को कितनी कृषि भूमि आएगी? तो राजस्थान का जो औसत, राजस्थान में जो औसत जोत का आकार है, आकार जो है वो है 2.73 हेक्टेयर। 2.73 हेक्टेयर। कहने का मतलब कि यदि सरकार सभी को कृषि भूमि बांट दे, सभी को बांट दे, हर जनगणना जो हमारे पास में जनसंख्या है जितनी राजस्थान की, उसको यदि हम बांट दें, कितनी जनसंख्या है हमारे पास में? कितनी जनसंख्या है राजस्थान की? 6.86 करोड़। 6.86 करोड़ के अंदर अगर हम ये पूरी जो हमारे पास में 190.11 लाख हेक्टेयर भूमि है, यदि हम सारी बांट दें तो कितनी आएगी एक व्यक्ति को? तो 2.73 हेक्टेयर एक व्यक्ति को मिलेगी। जैसे वनस्पति के अंदर, यहाँ मैं नोट लगा के लिखवा रहा हूँ, वनस्पति में आप अपने आप नोट लगा लेना। हमारे पास वनस्पति कितनी है राजस्थान में? वन कितने हैं? वन है 9.57%। कितना? 9.57, यानी लगभग 32,000 वर्ग किलोमीटर हमारे पास वन है। 32,000 वर्ग किलोमीटर वन है। यदि वो वनों को प्रत्येक व्यक्ति में बांटा जाए तो एक व्यक्ति को कितना एरिया आएगा? तो एक व्यक्ति को जो वन आएंगे ना, वो आएंगे 0.039
वर्ग किलोमीटर प्रतिशत भी, ठीक है। 0.039 जो हमारे पास टोटल 1 है उनका आप ये परसेंटेज निकाल लेना, यानी 1% से भी कम, यानी 32,000 है तो 32,000 का 32 जो हमारे पास में रहेगा ना 32 वर्ग किलोमीटर, कितना 32 वर्ग किलोमीटर का एरिया है वो इस प्रकार से रहेगा हमारे पास में। सॉरी ये वर्ग किलोमीटर में ही है, वरना 32 वर्ग किलोमीटर तो बहुत बड़ा एरिया हो जाएगा। अभी एक आंसर हो गया, यानी 1 वर्ग किलोमीटर से भी कम हो गया एरिया। तो अगर आपको चाहिए कि पेड़ों का क्षेत्र आपको अधिक आए तो और अधिक लगाने पड़ेंगे अपने को, है ना, इस प्रकार से। तो ये राजस्थान का औसत वन जो है वो प्रति व्यक्ति औसत वन है। ये जो जोतें हैं हमारे पास राजस्थान में, जोतें किसे कहते हैं? जोत कहा जाता है जितने एरिया पर जुताई की जाती है। जुताई किसमें करते हैं? कृषि में। तो कृषि में जुताई कितने भाग पर करते हैं? 190 लाख तो ये हो गया। इसी के साथ दूसरी भूमि जो कि जिसे हम स्थायी चारागाह बोलते हैं, वहाँ पर भी जुताई करते हैं, वहाँ पर भी जुताई करते हैं, परंतु वहाँ पे फसल नहीं होती, खाली चारागाह ही होता है। तो इसलिए उसको कुल मिलाकर के हमारे पास हेक्टेयर कितना बनेगा? 2.73 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति जो है वो राजस्थान का औसत जोत का आकार है। अब इसमें से अगर हम बात करें कि सबसे अधिक जोतें कहाँ पर है, सर्वाधिक जोतों का आकार किस जिले में है? सर्वाधिक जोत का आकार जो है वो कहाँ मिलेगा आपको भी? कहाँ मिलेगा? बाड़मेर। यानी ऐसा क्षेत्र जहाँ क्षेत्रफल बड़ा हो, जनसंख्या कम हो, क्षेत्रफल बड़ा हो, जनसंख्या कम हो, तो उसके जोत का आकार क्या होगा? बड़ा होगा। कैसे? एक एग्जाम्पल से समझो। यानी कि अगर हम कह दें कि हमारे पास में 100 सेब है, 100 सेब हैं और उस जिले के अंदर 10 लोग रहते हैं, तो एक जने को कितने आएंगे? 10 आएंगे। और अगर उस जिले में 100 लोग रहते हैं तो एक को कितने आएंगे? 1 आएगा। तो क्या हुआ? आकार छोटा हुआ कि नहीं हुआ? इसी तरीके से इसे बांटा जाता है कि कृषि कितनी है? 100 वर्ग किलोमीटर, लोग कितने हैं? 10, तो ज़्यादा बड़ा क्षेत्र मिलेगा एक व्यक्ति को। उसे कहते हैं जोतों का बड़ा आकार। और जोतों का छोटा आकार यानी वहाँ पर 1000 लोग हैं और 100 वर्ग किलोमीटर एरिया है, तो वो 1 किलोमीटर से भी कम मिलेगा उसको, एक व्यक्ति को, तो उसे हम कहेंगे कम आकार। तो ध्यान रखना कि जोतों का कम आकार किस में है? तो डूंगरपुर में है, डूंगरपुर में। क्योंकि डूंगरपुर जिला पूरा का पूरा जो है छोटा सा जिला है, एक तो पहली बात छोटा जिला है, पूरा का पूरा जिला पहाड़ी है, तो पहाड़ों पर कौन सी जोतें होंगी? पहाड़ी क्षेत्र है तो पहाड़ों पर जोतें नहीं है, वहाँ पे क्या वनस्पति है, पूरे के पूरे वनों से भरा पड़ा है, इसलिए वहाँ पे जनसंख्या भले 100 लोग भी होंगे ना तो भी उनको पॉइंट में भी कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए सबसे कम जोतों वाला कौन सा जिला है? डूंगरपुर है। और सबसे अधिक जोतों वाला जो जिला है वो कौन सा है? बाड़मेर है। क्लियर है? इस प्रकार से ये बात होगी हमारे पास में किससे संबंधित? कृषि भूमि से संबंधित हमने कर ली। अब कुछ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कौन सा आता है हमारे पास में? कृषि के प्रकार। तो देख लीजिए, बरानी कृषि पूर्णतः वर्षा पर निर्भर, ठीक है, पूर्णतः वर्षा पर निर्भर होती है। कैसा है? कौन सा क्षेत्र इसमें आता है? पश्चिमी राजस्थान। कौन सा क्षेत्र आएगा अभी? पश्चिमी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान में भी अगर हम बात करें तो सबसे मुख्य जिला कौन सा है? जोधपुर। ठीक है, जोधपुर की भूमि कैसी है? पड़ती भूमि है, बरसात हो जाएगी तो कुछ ना कुछ निकल आएगा, वरना नहीं। जैसलमेर में तो है ही व्यर्थ भूमि। इस प्रकार से मिश्रित कृषि कौन सी होती है भी? मिश्रित कृषि कौन सी होती है? जिसमें कृषि और पशुपालन होता है, कृषि और पशुपालन उसमें किया जाता है। तो यह किया जाता है पूर्वी राजस्थान में भी। कहाँ पे करते हैं? पूर्वी राजस्थान। एक जिला पूछे तो कौन सा आएगा भी? अलवर। कौन सा जिला आएगा? अलवर। अलवर के अंदर सबसे अधिक भैंसें हैं, भैंसें अलवर में है। तो वहाँ पे कृषि फसलों के अलावा साथ साथ में क्या किया जाता है अभी? साथ में पशुओं के लिए चारे का उत्पादन किया जाता है, यानी इसमें चारे का उत्पादन किया जाएगा, चारा उत्पादन किया जाएगा। क्लियर है? उसके बाद देखिए किले क्रॉपिंग, किले क्रॉपिंग या रिले क्रॉपिंग। क्रॉपिंग, किले क्रॉपिंग किसे कहते हैं? जब हम कृषि के साथ साथ कृषि के साथ नहीं, कृषि में
एक वर्ष में, एक वर्ष में एक समय पर एक से अधिक फसलें प्राप्त की जाती है। अभी जहाँ पर एक ही समय में, एक वर्ष के अंदर एक समय, यानी खरीफ है तो खरीफ के अंदर ही क्या किया जाएगा, बहुत सी फसलें प्राप्त की जाएंगी। यानी खरीफ के अंदर जितनी भी फसलें आ रही हैं वो सारी की सारी वहाँ पे बोई जाएंगी। गेहूँ इसमें कौन सा है, कपास के आ गया, ग्वार आ गया, बाजरा आ गया, ये सारे के सारे हैं एक ही समय में बोए जाएंगे। तो वो क्या कहलाएगा, क्ले क्रॉपिंग कहलाएगा। और ऐसा कहाँ पे होता है, ऐसा होता है सिंचित क्षेत्र में, सिंचित भूमि वाले क्षेत्र में। अब सिंचित भूमि सर्वाधिक कहाँ पर है, उत्तरी भारत का, उत्तरी राजस्थान, यानी कि आप क्या कहोगे, गंगानगर के अंदर कहोगे। ठीक है, यहाँ पर अगर आप जाकर के देखोगे तो आपको हर तरफ, इधर नजर घुमाई तो कपास है, इधर नजर घुमाई तो गवार है, ठीक है, इधर नजर घुमाई तो बाजरा है। ठीक है, इस प्रकार से आपको हर तरफ कोई ना कोई फसल मिलेगी। परंतु जैसे ही आप आएंगे, जैसे रेगिस्तान में आएंगे तो वहाँ बाजरा है तो दूर दूर तक बाजरा ही दिखेगा। अभी जैसे हम गए थे इस तरफ, आपके जालोर की तरफ गए थे, ये कैलाश नगर की तरफ गए थे, तो वहाँ दोनों तरफ जब हम देखते गए तो वहाँ मूंगफली बोई हुई। ठीक है, तो इस प्रकार से कहने का मतलब, और जब यहाँ जीरे का टाइम आएगा तो यहाँ चारों ओर जीरा ही जीरा होगा, है ना। इस प्रकार से यानी एक ही फसल निकल रही है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक से भी अधिक, लगभग 4 से ज़्यादा फसलें होती हैं यहाँ पे। एक से अधिक का मतलब 2 नहीं, 4 से भी ज़्यादा कह सकते हो यहाँ पे। आगे देखिए, कृषि वानिकी, जहाँ कृषि के साथ चारा, फल, सब्जियाँ, इन सब का उत्पादन किया जाता है, तो वो कृषि वानिकी कहलाता है। इसमें आप देख पाएंगे, इसमें बागानी कृषि भी हो जाएगी, बागवान वगैरह जिसमें बाग लगे होते हैं बड़े बड़े। तो ये कौन सा क्षेत्र आएगा, ये अलवर का क्षेत्र आएगा। अभी अलवर जयपुर, क्योंकि अलवर जयपुर का जो क्षेत्र है ये बहुत ही अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो इस जनसंख्या को खाली कृषि यानी फसलों से तो काम नहीं चलेगा, इनको साथ में क्या करना पड़ेगा, चारा भी डालना पड़ेगा। जनसंख्या को चारा भी डालना पड़ेगा। क्या मतलब, उस जनसंख्या के लिए दूध की आवश्यकता है तो दूध के लिए गायों को आवश्यकता होगी, और गायों के लिए चारे की आवश्यकता होगी। तो सर्वाधिक चारा जो होगा वो इस क्षेत्र में होगा। और सबसे अधिक फल और सब्जियां, क्योंकि सब्जियां हमें उस देनी है, अपने जयपुर को देनी है। 66 लाख जनसंख्या है जिसकी, उसको देनी है सबसे अधिक जनसंख्या वाले को। तो फिर इसीलिए यहाँ सर्वाधिक क्या होगा, फल होंगे, सब्जियां होंगी, चारा होगा, ये सब चीज़ें यहाँ पे होंगी। समुच्च कृषि जो होती है ये कहाँ पे की जाती है, पहाड़ी क्षेत्र में की जाती है। समुच्च कृषि पहाड़ी क्षेत्र में। अब पहाड़ी क्षेत्र में पहाड़ी डालों के विपरीत, डाल के विपरीत पट्टीदार कृषि भी बोलते हैं इसको, पट्टीदार कृषि भी से कहा जाता है। यानी यहाँ पर डाल है तो इस डाल पर क्या किया जाएगा, इस प्रकार से डाल की कटिंग कर दी और इस प्रकार से यहाँ पर इतना एरिया काट करके अब यहाँ पे समतल बना लिया गया और इस पर कृषि की गई। तो इसे हम दूसरा नाम और क्या देंगे, सीढ़ीनुमा कृषि। ठीक है, एक और क्या कहेंगे हम इसे, सीढ़ीनुमा कृषि कहेंगे, सीढ़ीनुमा कृषि। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ज़्यादातर इसका जो उद्देश्य होता है वो होता है मृदा अपरदन से रोकना, मृदा अपरदन को रोकना, मृदा अपरदन को रोकना इसका कार्य होता है। देखो इस प्रकार से डाल है तो डाल के विपरीत ऐसे बनाना, ठीक है ना, डाल ऐसे यूं और इस तरीके से उस पर क्या होगा, यानी कि पट्टियां बना करके इसका किया जाता है। और कुछ ऐसी कृषि होती है जो डाल के ऊपर ऐसे सीधी की जाती है, डाल पर कोई पट्टी नहीं बनाई जाती, सीधी कृषि की जाती है। वो कौन सी होती है, वो होती है चाय वाली कृषि। चाय का जो पौधा होता है ना, उसको पानी भी की आवश्यकता होती है, परंतु पानी रुकना भी नहीं चाहिए। पानी की सबसे अधिक आवश्यकता भी उसी को होती है और पानी रुकना नहीं चाहिए, इसलिए पहाड़ी ढालों पर होती है ताकि बरसात होती रहे और पानी चलता रहे। जबकि चावल जो होता है, चावल की कृषि को पानी की आवश्यकता है, उसमें पानी भरा रहना चाहिए। तो उसमें क्या रहता है, पानी भरा रखते हैं, इतना पानी उसमें क्या रहता है, भरा हुआ रहता है पूरा, जब तक वो पकती नहीं है। तो इस प्रकार से होती है।
तो उसे हम सीढ़ीनुमा पर नहीं कहेंगे। वो जो चाय की कृषि है ना, वो हम सीढ़ीनुमा नहीं कहेंगे, क्योंकि सीढ़ियों पर तो तभी बनाएंगे जब हमने सीढ़ी बना दी तो पानी रुकेगा, इसका मतलब वहाँ पर चाय नहीं हो सकती, चाय के लिए पानी रुकना नहीं चाहिए। जूमिंग कृषि भी, जूमिंग कृषि की बात करें तो देख लीजिए, जूमिंग का मतलब क्या होता है, स्थानांतरण, स्थानांतरित कृषि, यानी कि स्थान बदल कर कृषि करना। और स्थान बदल कर कृषि कौन करते हैं, आदिवासी करते हैं। अभी आदिवासियों द्वारा की जाती है ये कृषि, यानी कि ये जंगलों द्वारा, जंगलों में की जाएगी सबसे अधिक। इसमें 3 नाम आपको ध्यान रखने हैं, एक होता है वालरा, एक है चिमाता और धजिया। दक्षिण राजस्थान में जूमिंग कृषि को क्या कहते हैं, वालरा कहते हैं। वालरा किसके द्वारा किया जाता है, ग्रासिया जनजाति के द्वारा। चिमाता किसके द्वारा, भी भीलों द्वारा। भीलों द्वारा कहाँ पे करेंगे, पर्वतों पर। और धजिया किसके द्वारा किया जाता है, ये भी भीलों के द्वारा की जाती है। और ये कहाँ पे करते हैं, अभी ये मैदानों में करते हैं, मैदानों में। पर्वत होते हैं तो पर्वतों पर तो ये जो करेंगे, क्योंकि इसमें इसको अलग नाम क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पर पेड़ों को जलाकर किया जाता है। पर्वतों पर क्या किया जाता है, जला करके, जबकि मैदानों में क्या किया जाता है, अभी काटकर कृषि की जाती है। इसलिए इसके 2 नाम है, एक चिमाता और एक धजिया। कहाँ पे है, क्या नाम है, ये जूमिंग कृषि के नाम है। कहाँ पर है, राजस्थान में है। कौन करता है, भील करते हैं। तो चिमाता कहाँ पे करते हैं, पर्वतों पर। और वहाँ पे क्या होता है, जला करके, क्योंकि पर्वत है तो वहीं जला देते हैं ऊपर ही। लेकिन मैदानों में क्या किया जाता है, काट करके किया जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में जूमिंग कृषि के बारे में। इसके अलावा एक दीपा कृषि होती है, जो कि मध्य प्रदेश में है, गोंड जनजाति के द्वारा की जाती है, दीपा कृषि है। नेक्स्ट देख लीजिए, तो लास्ट पॉइंट देख लेते हैं अपन आज का इसका। तो देखिए, कृषि के जो अन्य प्रकार हैं, जैसे एक होता है एपी। एपी के साथ में किसको जोड़ दोगे, भी कल्चर को जोड़ दोगे। सबसे पहले एक होता है एग्री, एग्री के साथ में कल्चर जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एग्रीकल्चर बनेगा। ठीक है, तो वो हो गया हमारे पास में कृषि होगी। तो इसी प्रकार से एपीकल्चर, एपीकल्चर जो कि मधुमक्खी पालन वाला होता है, उसे एपीकल्चर कहते हैं। मधुमक्खियों के वो बॉक्स से होते हैं, जिसमें ऑटोमेटिक की मधुमक्खियाँ जाती हैं, सुबह रस चूस करके वापस शाम तक आ जाती हैं, उसमें की जाती है, वो एपीकल्चर कहलाता है। पीसी कल्चर भी, पीसी कल्चर मत्स्य पालन, यानी मछली पकड़ना, मछली पालन करना, ये पीसी कल्चर कहलाएगा। सेरीकल्चर रेशम कीट है, सेरीकल्चर रेशम कीट है। वर्मी कल्चर, वर्मी केंचुआ, केंचुआ जो होता है कुछ इस तरीके से ध्यान रखना भी, केंचुआ क्या करता है, खाद बनाने की, यानी कि उसको उपजाऊ बनाने के लिए, मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए केंचुए छोड़े जाते हैं। तो केंचुए क्या करते हैं, वर्मी के रूप में चलते हैं। वर्मी क्या होता है, यानी कि उसको खोदना, मिट्टी को पोला करना जिसे कहेंगे। आप क्या बोलते हैं अभी, पोला करना क्या बोलते हैं, पोले बोलते हैं क्या, ये तो हमारे पंजाबी का वर्ड है पोला करना। ठीक है, बोले ये जगह जो है वो पोली है। तो ये हो गया वर्मी कल्चर। ठीक है, तो वर्मी कल्चर के द्वारा क्या होता है, मिट्टी को पोला किया जाता है, यानी कि केंचुए छोड़ करके। वीटी कल्चर में क्या आ जाएगा, अंगूर की खेती हो जाएगी वीटी कल्चर में। हॉर्टिकल्चर को बागवानी कहते हैं, हॉर्टिकल्चर जो है होता है वो बागवानी कहलाता है। फ्लोरिकल्चर, फ्लोवर यानी कि फूल। फ्रूटिकल्चर यानी कि फ्रूट, यानी फलों की खेती, फलों की खेती, फूलों की खेती। क्लियर है। उसके बाद में देखिए ओलेरीकल्चर, ओलेरीकल्चर में क्या आ जाएगा हमारे पास में, सब्जियां आ जाएंगी, ओलेरीकल्चर में सब्जियां आ जाएंगी। मोरीकल्चर में मलबरी यानी शहतूत की खेती की जाती है, शहतूत किया जाता है अलग से, शहतूत की करेंगे अलग होगा। और रेशम कीट कहाँ पे रहता है, ये शहतूत पर ही रहता है। रेशम कीट जो है वो शहतूत के पेड़ पर होता है, तो अगर हम रेशम पालेंगे उसके ऊपर तो तब हम इसे सेरीकल्चर कहेंगे। और लास्ट में आता है सिल्वीकल्चर, वनों का विकास एवं प्रबंधन करना सिल्वीकल्चर कहलाता है। इसके अलावा जो हमारे पास में एर्बोरिकल्चर, एर्बोरिकल्चर तो ये हो गया चारागाह भूमि। मेरीन कल्चर, मेरीन ये हो गया सागरीय कृषि। मेरीन से आप याद रख सकते हो समरीन, समरीन शब्द सुना है क्या, समरीन, तो समरीन, सम हटा दोगे तो मेरीन रह जाएगा, तो वो मेरीन। समरीन कहाँ पे होती है,
समुद्रों में होती है। समरीन पनडुब्बियाँ, समरीन क्या मतलब पनडुब्बियाँ, तो पनडुब्बी कहाँ पे होती है? सागरों में। तो मेरीन का शब्द का मतलब हो गया सागरीय कृषि होगी। हाइड्रो, हाइड्रोकल्चर, हाइड्रोफोबिया, क्या होता है हाइड्रोफोबिया? पानी से डरना, पानी से जिसको डर लगता है उसे हाइड्रोफोबिया है। तो इसलिए हाइड्रोकल्चर का मतलब हो गया जलीय कृषि। ठीक है, तो हाइड्रो शब्द आते ही जल से संबंधित बात हो जाएगी। ठीक है, ओके। उसके बाद में देख लेंगे, तो ये हमारे पास में कृषि के प्रकार हो गए हैं। बाकी की बातें फिर अपन बाद में देखते हैं। फिलहाल की क्लास में इतना ही। ओके।